हम लोग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में मीटर ब्रिज पढ़ा है, जिसे हम किसी एक अननोन रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। तो उस पर हम लोग उसका थ्योरी समझ चुके थे। हम लोग उस पर कुछ आईटी में आए हुए क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो 2 क्वेश्चन करते हैं। जय यस, पहला क्वेश्चन ये क्वेश्चन है कि कहा कि मीटर ब्रिज है और एक जो नोन रेजिस्टेंस है वो 2 ओम का है, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस आप डायग्राम आपको बना के नहीं दिया है, हम बना रहे हैं ताकि हम क्वेश्चंस आपको पूरा ना लिखवाएं, आप इससे डायरेक्ट डाटा समझ लें। ये मीटर ब्रिज दिया है, इसमें 2 ओम है, ये आर ओम बताना है, लेकिन कहा कि ये ग्रेटर देन 2 है। ये क्वेश्चन में दिया कि 2 से ज्यादा है, ये गिवन, ठीक है। ये आपका दोनों वायर हो गया, नल पॉइंट कहीं होगा, ये ज्यादा है तो जरूर ये थोड़ा इस साइड में शिफ्टेड होगा, ऐसा नहीं। अब लिखिए, नीचे लिखिए, इसके आगे लिखिए आप लोग कि if the resistors are interchanged, ये यहां लगा दिया, यहां लगा दिया। if the resistors are interchanged, then the null point शिफ्ट कर जाता है by 20 सेंटीमीटर। null point shifts by 20 centimeter, then find R। अब यहाँ पे पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, तब मेरे साथ सॉल्यूशन मैच कराइए। तो उम्मीद करते हैं आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। हम आपके साथ सॉल्यूशन लिख रहे हैं। चलिए मान लें पहले x रहा होगा, तो ये 100 माइनस x रहा होगा। अब क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है, यानी क्या हो जाना चाहिए, ये ऐसे हो गया और ये अब इधर आ गया कौन, r, इधर हो गया 2। और क्वेश्चन में कहा कि 2 से बड़ा है, मतलब जिधर ये रहेगा वो बड़ा हो जाएगा। तो ये पहले x था, ये और ये बड़ा होना है, यानी कहा शिफ्ट कर दो, ये नहीं कहा किधर शिफ्ट किया। बट अब हमको पता चल गया कि इस साइड को बड़ा करने का शिफ्ट करना, तो ये दाहिने ही की तरफ जाए, तो ये थोड़ा सा शिफ्ट होकर इधर की तरफ चले जाएगा, नहीं तो कर कितना शिफ्ट किया, तो 20 सेंटीमीटर। तो पहले से x था ये, अब ये कितना हो गया, x प्लस 20 हो गया, ये वाला नल पॉइंट शिफ्ट बाई 20 सेंटीमीटर। तो अब ये कितना रह गया, शायद रह गया 80 माइनस x रह गया, ये वाला। सही बात, कैसे पता चला, बिकॉज दोनों का सम क्या होना चाहिए, 100 रहना, 100 सेंटीमीटर रहना चाहिए। तो बस यहां से आ जाएगा रेशियो हमारा। कैसे हो जाएगा, यहां से 2/x, हम तो ऐसा लिखना चाहते हैं सिंपल भाई। ये जो बना हुआ है 2 के साथ वाला x होना चाहिए, या r के साथ वाला 100 माइनस x होना चाहिए, वो यहां लिख देते हैं, रेशियो तो सेम ही है। तो हम ये लिख सकते हैं x प्लस 20 ही क्या है, 100 माइनस x है, या फिर 2 के साथ वाला ये x है, तो 2 के साथ वाला यही क्या है, x है। सही बात, समझते हैं सब लोग। हम लिख देते हैं, इसी को लिख देते हैं, इसको लिखे में क्या है, x प्लस 20 शुड भी क्या, 100 माइनस x, यानी कितना होना चाहिए, 2x इक्वल टू 80, यानी x इक्वल कितना, 40। ऐसा कर सकते हैं, कोई इसको करना चाहता वो भी करे, उसका 40 ही आएगा। तो x 40 हो गया। जब x 40 होगा तो सीधे हम रेशियो बराबर करके पीटरसन ब्रिज वाला और R निकाल देंगे, तो अपना सोल्यूशन हो गया कि 2/x मतलब 40। यहां से 2/x इक्वल 40 इक्वल टू R अपन कितना, 100 माइनस x, मतलब x तो 40 आ गया है, एंड ये अपन कितना आ जाएगा, 60। सो वी हैव R इज इक्वल टू कितना सर, ये 2 हो गया, R इक्वल 3 ओम।
R इक्वल 3 ओम। ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है 2007 का ही, एडवांस 2007 का क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं 2018 का आया हुआ मेंस का ही क्वेश्चन। लिखा जाए, इसमें भी कुछ ऐसे ही शिफ्टिंग, इसमें भी कहा है कि लिखा जाए कि क्वेश्चन थोड़ा सा लिख लीजिए। लिखा जाए कि ऑन इंटरचेंजिंग द रजिस्टर्स, the null point shifts by 10 centimeter. The null point shifts by 10 centimeter. Null point shifts by 10 centimeter. अच्छा, फिर कहता है कि फिर लिखा है कि null point shift by 10 centimeter। फिर लिखता है कि the resistance of their series combination, the resistance of their series combination is 1 kilo ohm. Resistance of their series combination is 1 kilo ohm. अच्छा, जो शिफ्ट में क्या लिखे थे आप, और इंटरचेंजिंग रेजिस्टेंस द नल पॉइंट शिफ्ट्स बाई कितना 10 सेंटीमीटर लिखा है लेफ्टवर्ड्स, उसमें लिखा है, नोट कर दीजिए, शिफ्ट बाई 10 सेंटीमीटर लेफ्टवर्ड्स, ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन दिया गया है शिफ्ट बाई 10 सेंटीमीटर लेफ्टवर्ड। और क्या लिखा, द रेजिस्टेंस ऑफ देयर सीरीज कॉम्बिनेशन इज 1 किलो ओम, 1 किलो ओम। फिर पूछता है हाउ मच वॉज द रेजिस्टेंस ऑन द लेफ्ट, how much was the resistance on the left slot, how much was the resistance on the left slot, left slot। क्या क्वेश्चन हुआ, कुछ दो रजिस्टर्स है जिनका सीरीज कॉम्बिनेशन 1 किलो में 1000 ओम हो गया। अच्छा, और फिर कहता है कि जब अगर इंटरचेंज करते हैं तो जो नल पॉइंट वो लेफ्ट की तरफ भागता है, कितना 10 सेंटीमीटर। तो जो लेफ्ट में था सच में पहले वो रजिस्टर कितना था। कीजिए सब लोग, सॉल्व करके आंसर बताइए। तो आपने करके ही इसको वीडियो देख रहे होंगे आप लोग, इसलिए हम आपके साथ कर रहे हैं कि हम मान लेते हैं कि कितना कितना था, दोनों का सम 1000 था, और लेफ्ट वाला आर मान लेते ये हो गया 1000 माइनस आर हो गया, ठीक है, दोनों का सम सीरीज था इतना, ओके। और ये कुछ मान लीजिए कहीं पर नल पॉइंट था, एक्स रहा होगा, 100 माइनस एक्स पहले रहा होगा पहले। अब इंटरचेंज कर देना है, इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, अभी इधर आ जाएगा 1000 माइनस आर, इधर हो जाएगा आर, और ये शिफ्ट किया, किधर किया, कहा लेफ्ट में शिफ्ट किया, लेफ्ट शिफ्ट किया होगा तो ये अब ये दूरी कितनी रह गई होगी, x माइनस 10, और इधर कितनी हो जाएगी सर, हो जाएगी 110 माइनस एक्स, नहीं, ताकि दोनों को हम ऐड करें तो हमारा 100 सेंटीमीटर आए, सही बात है। सो फिर वैसे ही कर देते हैं कि r के साथ वाला x होना चाहिए, r के साथ वाला x होना चाहिए, यानी 100 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स हो गया, x यहां से हो गया 110 बाई 2 दैट इज 55 सेंटीमीटर, x हो गया 55 सेंटीमीटर, इसलिए हम फिर से r की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कितना हो गया, r अपान 55 इज इक्वल टू 1000 माइनस r अपान ये कितना हो जाएगा 45, यहां से हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है जो उसको करने, मैंने कई क्वेश्चन आए, ये तो कुछ क्वेश्चन आप कराए जा रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, एक बार ये हो गया होगा सबका, इस एक क्वेश्चन आया कि कहा कि दो रेजिस्टेंस है और नल पॉइंट कहीं है, मतलब किसी एक जगह पे है, एन कोई पॉइंट, कहता है कि
थ्योरेटिकल क्वेश्चन कहा कि जो वायर है ये मीटर बीज वाला, अब दूसरा वायर यूज कर रहे हैं, दूसरा वायर यूज कर रहे हैं जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन डबल है। सुन रहे सब लोग, कहा गया एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है मीटर बीज का, उसकी वजह से कहीं एक नल पॉइंट मिला है, तो कहते हैं कि अब जो नया एक्सपेरिमेंट में ये वायर ही बदल दिया, उन्होंने वायर बदल दिया और कैसा वायर यूज किया जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया पहले के वायर के डबल है, दोगुना है। तो कहा कि बताओ कि नल पॉइंट जो होगा वो क्या होगा। कहा कि लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करेगा, राइट वर्ड शिफ्ट करेगा, विल रिमेन एट सेम पोजीशन, ऐसा क्वेश्चन दिया। ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो क्या होगा आंसर इसका? आई थिंक इट विल रिमेन एट सेम पोजीशन। आपको याद होगा हम लोग ऐसा किए थे कि x है तो ये r है, एक r ओम पर सेंटीमीटर माने थे ना, तो इसका रेजिस्टेंस हो जाता था x इंटू आर, ये हो गया 100x इंटू आर, ये R1 R2 ऐसा लिखते थे, याद है ऐसा हम लिखते थे हम लोग। तो जब हम रेशियो विटेशन बीज से लिखते हैं तो हमारा तो एक कट ही जाता है ना, R2 अपॉन 100 माइनस x इंटू आर, तो ये R तो कैंसिल ही हो जाता है। सो उस वायर का पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस मायने नहीं रखता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता कि द नल पॉइंट विल रिमेन एट सेम पोजीशन। इस तरह कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, और भी आप अपने असाइनमेंट में ऑप्टिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स करके जो टॉपिक है उसको आप लोग सॉल्व करके देखेंगे। हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं, अगला इंस्ट्रूमेंट की तरफ चलते हैं। अगला इंस्ट्रूमेंट है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर ये क्या है? ये कहने को तीन चीजें नाप सकता है। एक तो नाप सकता है ये ईएमएफ ऑफ सेल्स, सेल का ईएमएफ नाप सकता है, और दूसरा कई सेल के, अगर दो सेल हैं तो उनका कंपैरिजन कर सकता है सेल्स का, कौन बड़ी सेल है कौन छोटी सेल है बता सकते हैं। तो ये कोई भाई पहला पता चल दूसरा तो हो ही जाएगा ना। और तीसरा खास है क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस नाप सकता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ये तीन काम के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर। देखिए पहले हम लोग समझते हैं जरा सा कि वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस नापता था, तो वो किसी सेल का ईएमएफ क्यों नहीं नाप सकता? क्यों ना हम वोल्ट मीटर से ही किसी चीज का, उसकी सेल का हम ईएमएफ नाप लें? तो वो संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? बालक आपके पास कोई एक, मान लीजिए ये सेल है, ईएमएफ ई हो गया, आर हो गया। अब वोल्ट मीटर का असली रूप अगर मैं बनाऊं तो एक आरजी होता था, याद होगा आपको, गैल्वेमीटर का, उसके सीरीज में हम एक आर जोड़ते था, ये अपना होता था वोल्ट मीटर, याद होगा आपको। तो ये दोनों उसका एंड्स हो गया, क्योंकि उसको जोड़ के हम अगर नापना चाहते हैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये तो नहीं नाप सकता। क्यों नहीं नाप सकता बताइए? बिकॉज अब जब नापना है तो इसमें से करंट बहना चालू हो जाएगी ऐसा, और जब करंट बहेगी तो आप ई नहीं क्या नापेंगे, ई माइनस आई आर। बिना करंट ड्रॉ किए ये रीडिंग देगा नहीं वोल्ट मीटर। और अगर सेल के थ्रू करंट बह गया, सेल के थ्रू करंट बह गया तो current potential difference will not be EMF because there is current flowing through the cell. So a voltmeter cannot measure the EMF of a cell. That's why we need such a device, such an instrument which can measure potential difference without drawing any current. नहीं, अगर बिना करंट लिए हुए कोई पोटेंशियल डिफरेंस नाप ले तो वही इंस्ट्रूमेंट ईएमएफ नाप सकता है, वो काम ये अपना पोटेंशियोमीटर कर सकता है। तो शायद ये बात समझ आई आपको, आखिर हम लोग ईएमएफ नापना है, पोटेंशियल डिफरेंस ही नापना है, लेकिन हम वोल्टमीटर ना करके हम नया इंस्ट्रूमेंट क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए हम लोग ये चीज़ हमारा पढ़ना मजबूरी है। और ईएमएफ तो एक बात है, दूसरा कितना अच्छा बात है इंटरनल रेजिस्टेंस नापना। इंटरनल रेजिस्टेंस नापना एक केमिकल प्रॉपर्टी है सेल के अंदर, नहीं सॉल्यूशन ऐसे है, इलेक्ट्रोलाइटिक इक्वेशन कौन पर नीचे क्या क्या,
ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सब फैक्टर डिपेंड करता है सब इंटरनल का। लेकिन हम लोग सेल के अंदर, हम तो सेल के बाहर बात करते हैं फिजिक्स में, तो हम लोग बिना कुछ अंदर जाए ही उसका इंटरनल से नाप लेंगे। ये तो बहुत बड़ी बात होगी। ये करें, ये सब एक्सपेरिमेंट हमको अपने क्लास 12 के स्कूल में भी होता है, ये देखे होंगे। ये इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे तो क्या होगा, एक ऐसा बेंच पर, ऐसा बेंच होता है, मतलब एक वुडन बेंच होगा, उस पर ऐसा वायर कई लैप में ऐसा बस लगाया रहता है, कई लैप में वायर ऐसे एक राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, जैसा जरूरत हो वैसा हम लगाया रहता है। दैट वायर, दैट सिंपल वायर इज क्या, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर इज नथिंग लाइक ए बिग डिवाइस, इट्स जस्ट ए वायर जिसको हम फिक्स किए हैं और जिसके नीचे में स्केल लगा रखे हैं ताकि हम वायर का लेंथ को नाप पाए। तो जो स्कूल में ऐसा कई लैब में जो वायर लगा हुआ है, एक ही वायर को भाई एक्चुअल मान लीजिए हमको 10 मीटर वायर लगाना है, तो फिर तो लैब में 10 मीटर लंबा वायर लगाना होगा। तो बच्चा 10 मीटर चलेगा, यहाँ से वहां कैसे रीडिंग लेगा? तो 10 मीटर वायर की किसी को जरूरत पड़े तो क्या करेगा, वो एक मीटर पे जाके ऐसा लौटा लेगा, ऐसा एक मीटर का ऐसा वायर कर देगा, ऐसा 10 राउंड कर देगा, 10 मीटर वायर हो गया, है ना। तो वो पूरा वायर की जगह हम ये एक वायर बनाए हैं। आप समझ गए? जो AB वायर है ये यही पोटेंशियोमीटर वायर हुआ। अब क्या करते हैं, इसके क्रॉस लैब में तो सप्लाई लगा दी जाती है। जो भी हो, हम लोग यहाँ पर एक स्टैंडर्ड पोटेंशियल डिफरेंस V0 लगा दिए। स्टैंडर्ड का मतलब ये हुआ कि ये V0 चेंज ना हो, हमको पता हो। जैसे स्कूल में क्या करते हैं, एडाप्टर लगा के प्लग लगा देते हैं, तो जो सप्लाई है वो चेंज करके लगा देते हैं यहाँ पर। या लैब हम कोई सेल यहाँ यूज कर सकते हैं, बैटरी यूज कर सकते हैं, तो V0 हमको नॉन है। और ये हमारा जो पोटेंशियोमीटर वायर, इसके लेंथ हमको L पता है। तो क्या होगा, अब हम ये कनेक्टिंग वायर्स को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, बालक रेजिस्टेंस को। मेन अपना रेजिस्टेंस वायर कौन हो गया, AB, ठीक है। अगर होगा भी तो एक जगह R लिख के सॉल्व कर सकते हो, बाद में करेंगे, अभी मान के चलते यही हमारा करंट। तो हम कहेंगे कि इस AB वायर में हमारा पोटेंशियल ड्रॉप, पूरा सेल लगा हुआ है कितने का, V0 का, तो पूरे वायर में कितने का पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, यहां से कितने पोटेंशियल डिफरेंस है, V0, ऑब्वियस V0 लगा हुआ है ना। तो यहां से यहां के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है V0। अच्छा, मैं एक बात पूछूं कि यहां से L/2 को बताओ, इतना का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, कहोगे कितना, V0/2 कहोगे ना भाई। कैसे, I बह रहा है, I इंटू R इज कितना, V0, I इंटू R/2 इज V0/2, I इंटू R/4 इज V0/4। ओके, मेरा आप यहाँ एक बात समझो, तब हम लोग यहाँ मूव करेंगे। देखो, मैं कहूँ कि यहाँ पर एक 12 वोल्ट की सेल है, अच्छा, और ऐसा रेजिस्टेंस भी है और ऐसा कोई EMF-E है। मान लो एक और सेल यहाँ जोड़ दिया सर, दोनों R है, छोड़ो, R से कोई मतलब नहीं है, R है, EMF-E है, ठीक। करंट जरा बताओ बालक, इसमें I करंट, इसको नोट मत करो, इसको समझो, नोट ये, इसको अच्छे समझने के लिए हम ये चीजें बता रहे हैं आप, ठीक है। तो आप ऐसे I चले यहाँ से, तो चलते हैं कैसा, 12 माइनस E, नहीं, माइनस आई आर इक्वल टू 0, दैट इज I इक्वल टू कितना, 2IR हो जाएगा ना, 2IR। तो अगर 12 माइनस E/2R, सही किए हैं, ठीक निकाले I की वैल्यू। अब अगर E की वैल्यू 12 हो जाए, अच्छा नहीं, 3 बातें हो सकती हैं, E की वैल्यू 12 हो जाए, E की वैल्यू 12 से कम रहे और E की वैल्यू 12 से ज्यादा हो, तीनों केस समझो। तो पहले इक्वल टू करो, E इक्वल 12 हो जाए तो क्या होगा, I 0 हो जाएगा, यानी इधर से करंट फ्लो नहीं होगा। ये 12 है, 12 वोल्ट अगर पैरेलल लगा दिया तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा। या उल्टा में बोल इस बात को, मैं बालक यहाँ एमीटर लगा रखा हूं, यहाँ कोई सेल लगी हुई है और मैं देखता हूं कि मेरे एमीटर में रीडिंग 0 है, तो मुझे कहने दो कि ये EMF कितने का होगा, 12 का होगा, एक ही तो बात है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होने वाला है, सेम चीज।
सेम चीज क्या यूज होने वाला है। फिर मैं आता हूं कि हम क्या करेंगे, यहां से एक सेल ले आएंगे, इसको यहां पर हम जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर जोड़ लेंगे, देखें करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। और फिर यहाँ से इस गैल्वेनोमीटर के दूसरा एंड से कोई वायर निकाल के कहीं पे हम टच कराएंगे ऐसा। मान लो हमको ये नल पॉइंट मिल गया। नल पॉइंट मिल गया का मतलब गैल्वेनोमीटर में जीरो रीडिंग दिखा रहा है, जैसे करंट फ्लो नहीं हो रहा है। यहां से कितना दूर पर, तो x दूरी पर ऐसा हुआ। तो मुझे क्या कहने दो, अगर इस गैल्वेनोमीटर से एमीटर से करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो जो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है वही यहाँ का पोटेंशियल, अब तो करंट फ्लो नहीं होती, इस आर का भी कोई मतलब नहीं रह गया, इस आर का कोई मतलब नहीं रह गया, जो डिफरेंस वही डिफरेंस यहाँ होगा। सो इसमें से करंट नल पॉइंट है, इसलिए करंट इस गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इधर से भी करंट नहीं आ रहा होगा, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां होगा वही क्या होगा, ई होगा। गेटिंग द पॉइंट। अगर इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो ईएमएफ उतना ही होगा जितना यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस एक्स में होगा उतना ही यहाँ का ईएमएफ होगा। और हम अभी बात आपसे किए थे कि एल दूरी में पोटेंशियल ड्रॉप कितने का, वी नॉट का है, तो आधा में कितना, इतने में कितना, एक्स में कितना, तो निकल जाएगा कि वी नॉट दूरी, एल दूरी में वी नॉट, तो एक्स दूरी में वी नॉट अपॉन एल इंटू एक्स। तो हमको यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा, वही यहाँ क्या होगा, ईएमएफ हो जाएगा। दिस इज हाउ विल मेजर द ईएमएफ ऑफ द सेल एंड माइंड दैट नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सेल, सो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा दैट विल बी द ईएमएफ। सही बात। अब जरा यहाँ बात कर रहे थे अगर ई बड़ा हो गया, ई बड़ा हो गया तो आई नेगेटिव, मतलब जो आई ऐसे बह रहा था वो आई ऐसे जाने लगेगा। अच्छा ही तो बात है, 12 वोल्ट में 20 वोल्ट जोड़ो तो 20 वाला देगा 12 को, ई छोटा है तो 12 वाला देगा। बट अगर जब दोनों बराबर होगा तो कोई लेन देन नहीं होगा, और जब लेन देन नहीं होगा तो एक सेल का ईएमएफ जानते हैं तो हम दूसरे सेल का उसके बराबर लिख देंगे। सही बात। इसलिए हम लोग, ये हमारा पहला हो गया, पहला ईएमएफ ऑफ सेल होने हो गया। लिखा जाए कि इफ वी गेट, डायग्राम कंप्लीट करके चलेंगे। लिखिए यहां पर, इफ वी गेट ए नल पॉइंट, if you get a null point at distance x, then potential drop across the length a, potential drop across the length x will be equal to the EMF of the cell, will be equal to the EMF of the cell। तो सेल का EMF वही होगा जो यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक है। ओके, सो EMF E इज इक्वल टू कितना हो गया सर, पोटेंशियल VA माइनस VN, हाई वोल्टेज है तो VA माइनस VN इक्वल टू कितना लिख देते हैं हम लोग, V नॉट अपॉन L इंटू एक्स। ये समझ में आया सबको? कैसे, L लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप कितने का है, V नॉट का है, तो X लेंथ में कितना होगा। यूनिटरी मेथड क्यों लगा रहे हैं हम लोग, क्योंकि अगर ये सेल ना थी तब इसमें करंट आई बहता था, और सेल है इसमें करंट नहीं बहता, अभी भी उसमें आई बहेगा, बिकॉज जब करंट इधर नहीं, पाथ इस सेल के न रहने से करंट का, पहले करंट का क्या पाथ था, ऐसे चलना ऐसे कंप्लीट हो जाना, और अभी रहने से क्या हो, क्या इधर करंट जा रहा है क्या, तो कैसे करंट चलेगा, ऐसे जाके ऐसे ही जा रहा है। तो इस वायर में नल पॉइंट पाने से पहले और नल पॉइंट पाने के बाद इसमें करंट में चेंज नहीं हुआ। ओके, जब करंट में चेंज नहीं हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला I इंटू आर, और I कांस्टेंट है और R होता है रो L अपॉन A, L प्रोपोर्शनल टू द लेंथ है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। प्रोपोर्शनलिटी हो गया, इसलिए हम लोग यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं। सो ये अपना हो गया EMF, हम लोग पहला मेजरमेंट पढ़ लिए,
we have measured the EMF of a cell. अब दूसरा एक्सपेरिमेंट कुछ मतलब नहीं है, दो सेल है, कहा बताओ कौन बड़ी है कौन छोटी है। तो देख रहे हो इस फॉर्मूले के हिसाब से V0 and L both are constant, so E is proportional to कितना X. So suppose we have two cells, one of them is getting null point at x1 and other at x2, so we can compare them. E1 upon E2 is x1 by x2. अगर है सिलेबस में लिख देते हैं, लिखा जाए, if we have two cells, if we have two cells with EMF E1 and E2, with EMF E1 and E2, and they EMF E1 and E2 and the null point length and the null point length corresponding to them, null point length corresponding to them is x1 and x2, then E1 upon E2 equal to x1 by x2. E1 upon E2 is equal to x1 upon x2. तो ये तो बहुत सिंपल था। असली चीज है थर्ड वाला, ये समझते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, ये समझते हैं। चलिए आप लोग नया डायग्राम बनाइए मेरे साथ, नया कुछ डायग्राम बनाइए। ये डायग्राम फिर से बनाइए जो बना हुआ है, थर्ड एक्सपेरिमेंट के लिए डायग्राम बनाइए। क्या करना है, एक सेल जिसको ले आना है, उसका ये सेल है जिसका EMF ही है और ये स्मॉल r नापना हम लोग, ठीक है। इसके पैरेलल में हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ देंगे। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है, बोला था ना पिछले क्लास में था कि एक बॉक्स टाइप का होता है, उसमें से जो भी की आप निकालोगे वही की सर्किट में यूज हो जाता है। मैं आपको रेजिस्टेंस बॉक्स समझाता हूँ होता क्या है, ये इधर समझ लीजिए, बनाइएगा मत। आखिर ऐसा कैसा होता है, उसमें बॉक्स लैब देखेंगे, जो की बाहर निकालेंगे उतना रेजिस्टेंस यहाँ पे लग जाएगा। ऐसा क्या होता है उसके अंदर, होता क्या है, ऊपर में उसके टॉप में ब्रास समझते हैं सब लोग, ब्रास का ऐसा ऊपर में ऐसे ब्रास के गैप स्लॉट्स बने रहते हैं, ये ब्रास है सब, ऐसा ये ब्रास है, इसमें बीच में खाली है, ऐसे ऐसे ब्रास के बने रहते हैं, बीच बीच में स्लॉट्स हैं खाली, इसी में की लगाना है बालक। मैं थोड़ा सा लिख समझा लेता हूँ, एक और बना लेता हूँ इतना, मतलब ऐसा बना, ये ब्रास मतलब हमारे लिए कंडक्टिंग टाइप का चीज हो गया। और क्या करते हैं वो लोग कि हर के नीचे में एक एक रेजिस्टेंस ऐसा लगा रहता है, ऐसा अंदर बॉक्स के अंदर रेजिस्टेंस छुपा रहता है। अब समझो, और ये तुम्हारा एक कनेक्शन यहाँ हुआ, ये वाला कनेक्शन, पहला कनेक्शन यहाँ पे हुआ और दूसरा कनेक्शन यहाँ से निकल गया। ये जो दो कनेक्शन यहाँ बना रहे हैं, वो एक कनेक्शन ऐसा, एक ये हुआ और एक ये हुआ, अंदर ये हो गया। देखो अब समझो, मान लो है R1, R2, R3, R4, तो कहता कि जो की निकालेंगे वो सर्किट रेजिस्टेंस हो जाएगा। जरा समझो, जैसे मान लो ये की क्लोज्ड है, ये की बंद है, ऊपर से ऐसा की बंद है, ये की खोल दिया गया, बाकी सब की निकाल दिया गया। समझो बात को, देखो क्या हो, अपने सामने सिंपल चीज है। ये देखो, ये की यहां से ऐसा बाहर निकाल दी, तो सोचो क्या हो, रेजिस्टेंस देखो क्या हो। अब जब ये की भी ब्रास की होती है, तो ये की इसमें आ गए, तो ये यहां से यहां तक एक ही ब्रास का हो गया, तो ये इसके पैरेलल में जीरो रेजिस्टेंस हो गया। देख रहे हैं, यानी ये रेजिस्टेंस शॉर्ट हो गया, इस सर्किट से हट गया। लेकिन अब करंट कैसे बहेगी, इधर से बहेगी, ये रेजिस्टेंस तरफ नहीं जाएगी। ये ब्रास चौड़े चौड़े होते हैं, जितना चौड़ा ज्यादा उतना रेजिस्टेंस कम, रो L बाई ए ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है, तो करंट इधर से ना जाके इधर से चलना चालू करेगी, और इधर से तो गैप से नीचे से आएगी, फिर ऊपर चली जाएगी, फिर ऊपर चली जाएगी। तो करंट का रास्ता क्या हुआ, देखिए, ऐसे जाना, ऐसे जाके ऊपर जाना, ऐसे निकल जाना।
तो बोलिए इसके रास्ते में कौन रेजिस्टेंस पड़ा, यही पड़ा ना बस। इसके तो ऊपर से गया, इसके सबके ऊपर चले गए, तो ये रेजिस्टेंस सर्किट से हट गए और R2 यूज हो गया, यानी जो की निकाल दी वो सर्किट के अंदर आ गया। यही स्ट्रक्चर होता है। कोई कहे कि 2 की निकालेंगे तो क्या होगा, ये भी की निकाल दिया, 2 की निकाल दिया तो क्या होगा, अब करंट ऐसे तो जा नहीं सकती, तो ऐसे जाएगी, यानी 2 की निकालेंगे, जो जो की निकालेंगे वो सब रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएंगे, ध्यान रखना है। तो हमने 10 ओम निकाला, 20 ओम निकाल दिया, 2 की निकाल दी तो सर्किट में 30 ओम आ गया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ दिया। यहां से जो ये की बना लिए हैं आगे के लिए, गैल्वेमीटर जोड़ लिए और फिर से हम लोग नल पॉइंट पाने की कोशिश करेंगे। ये K1 और K2 दो कीज हैं ऑन करने के लिए। जैसे सर्किट में जैसे हम इसमें की लगा दिए और K2 में नहीं लगाए तो सेल तो जुड़ गई और रेजिस्टेंस बॉक्स हट गया। दोनों में अगर की लगा देंगे तो ये दोनों पैरेलल में जुड़ जाएंगे सर्किट से, K1 K2 ऐसा करेंगे। ठीक है, डायग्राम बन गया सबका, बना लीजिए और आगे लिखिए। लिखिए लिखा जाए की K1 is initially K1 is initially closed। क्लोज मतलब बंद नहीं होता, क्लोज मतलब ऑन होता है। यहाँ पे ओपन मतलब की ओपन मतलब खोल देना, सर्किट ओपन। क्लोज मतलब कि क्लोज करेंगे तो सर्किट चालू हो जाएगा। कि इनिशियली K1 is closed and corresponding null point length is obtained। The corresponding null point length ब्रैकेट में दे से x1, null point length से x1 is obtained। क्या लिखा वाला, इनिशियली K1 is closed and null point x1 is obtained। ये क्या मतलब हुआ, ये ऑन हो गया, ये की के ऑन हो गया तो रेजिस्टेंस बॉक्स में मतलब ही नहीं हुआ। तो एक सेल हो गया, रेजिस्टेंस हो गया और हमको x1 मिल गया। ये पहला वाला एक्सपेरिमेंट नहीं हो गया कि एक सेल थी, एक रेजिस्टेंस था, उसमें एक गैल्वेमीटर जुड़ा था और कोई नल पॉइंट मिल गया, सेल से करंट हो गए, सेल से करंट नहीं जा रहा था, तो जो नल पॉइंट मिला वो उसका क्या दे दिया, ईएमएफ दे दिया। तो एक तो एक्चुअली क्या कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट में, पहले हम लोग ईएमएफ निकाल देते हैं तो इंटरेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग क्या लिखे थे, सो E इक्वल टू क्या लिखते वाला, V0 अपॉन L इंटू x1, इक्वेशन नंबर 1। हम लोग ने पहले सेल का ईएमएफ, बिकॉज हमको जो सेल दिया गया उसके बारे में कुछ नहीं बोला, कहा कि सेल लीजिए, इसका आप इंटरनल रेजिस्टेंस निकालिए, बस इतना बोला। तो हमको तो ईएमएफ भी नहीं पता, तो हमने पहले ईएमएफ नाप लिया, फिर इंटरेंसेस नापेंगे। लिखा जाए, अब लिखा जाए नाउ बोथ कीज आर क्लोज्ड, बोथ कीज आर क्लोज्ड। K1 K2 दोनों को क्लोज कर दिया, बोथ कीज आर क्लोज्ड and new null point is again obtained। न्यू नल पॉइंट ब्रैकेट x2 लिख लो वाला, कितना मतलब, न्यू नल पॉइंट x2 is obtained। देन अब बोलो क्या हो। अच्छा पहले तो ये बताओ सब लोग कि x1 बड़ा हुआ x2, ये रेजिस्टेंस बॉक्स नहीं था तो x1 मिला, रेजिस्टेंस बॉक्स है तो नल पॉइंट माने अभी भी गैल्वेमीटर से करंट नहीं जा रहा है तो हमको x2 मिल रहा है। x1 बड़ा है कि x2, सोचो फिर अपने बात बताओ। तो आंसर हुआ x1 बड़ा होगा, x2 छोटा होगा। क्यों, x1 तो लिखा ही हुआ कितना, V0 अपॉन L x1 है, पूरा ईएमएफ पे बराबर हो। लेकिन अब जब ये हम जोड़ दिए हैं, दोनों की ऑन कर दिए हैं,
नल पॉइंट है तो इधर से करंट तो नहीं जा रहा, ठीक बात है। अच्छा एक बात और है, इधर से करंट अगर नहीं जा रहा तो इधर से आएगा भी नहीं, आएगा तभी ना बह के जाएगा, नहीं जाए। लेकिन जब ये दोनों, ये अब तो ऑन हो चुका है, सो ये तो एक कंप्लीट सर्किट हो ही गया ना, ये तो कंप्लीट सर्किट हो गया, इसमें तो करंट बहेगा, ऐसा बहेगा ना, इसमें करंट बहना चालू होगा। तो जब ये करंट नहीं बह रहा था पहले में तो x1 था, तो वो E था, अब ये होगा E माइनस आई आर, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा कम होगा, इसलिए x2 क्या होगा, कम होगा। चलो बालक, अब देखो गलमीटर इधर जीरो पड़ रही है, जीरो पड़ रहा है, ये हमारा अभी स्थिति में हमको नल पॉइंट x2 मिल चुका है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि x2 लेंथ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो, देखो ये सब एक ही पॉइंट हो गया, वो यहाँ का होगा, वो यहाँ का होगा। देखो ये सब एक वायर है ना, ये सब वायर है आपस में, तो इनका पोटेंशियल सेम है, इधर से करंट नहीं आ रही है, ये सब ए, तो ये भी एक कह सकता है ना ऐसा, ये नल पॉइंट एन है, तो ये तो करंट नहीं बह रहा है, तो ये सब तो एन है, ये भी तो एन कह सकते हैं ना हम लोग। तो जो एन का यहाँ वही एन यहाँ, वही एन यहाँ, ठीक बात है। चलो बालक, तो x2 लेंथ है, तो हम लोग x2 लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस जानते हैं, V0 अपॉन L इंटू x2। वही चीज सेल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगी या फिर रेजिस्टेंस बॉक्स का भी होगी, तो इस बात को लिखने जा रहे हैं, ठीक बात। नीचे लिखा जाए, एट दिस कंडीशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, at this condition potential difference across length x2, potential difference across length x2 of potentiometer wire, length x2 of potentiometer wire is will be equal to potential drop across cell as well as that across the resistance box. Potential difference across the cell and that across the resistance box, सही बात। सो बोलो बालक, अब क्या लिखे, V0 अपॉन L इंटू x2 इक्वल टू, तो हम रेजिस्टेंस बॉक्स वाला ही लिख लेते हैं ना, कितना हो जाएगा, ये कैसे निकलेंगे, तो क्या है, इसमें करंट निकाल लेते हैं, इसमें से करंट आई बहा, वही आई ऐसे बहेगा, इस वाले सर्किट में, छोटे वाले सर्किट में आई तो बह रहा होगा ना ऐसा आई, तो ये आई इंटू आर बी, दैट इज हो जाएगा स्मॉल आई इंटू आर बी। स्मॉल आई होगा कितना, इसमें करंट कितना बहेगा, EMF E है, RB है और एक स्मॉल r है, तो आई थिंक इट इज E अपॉन RB प्लस R इंटू RB। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बस हो गया काम, अब इन दोनों से हम स्मॉल r निकालेंगे। चलिए, तो हम लोग यहाँ से V0 अपॉन L की वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 V0 अपॉन L की वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं, तो क्या लिखिए, V0 अपॉन L की जगह क्या लिख दें, E अपॉन x1 इंटू x2 इज इक्वल टू E अपॉन RB प्लस R इंटू RB, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग E कटा दिए, यहाँ से R निकाल लिए, इधर ले आते हैं, सो इसको इधर ले आते तो हो गया RB प्लस R इक्वल हो गया x1 इंटू RB अपॉन x2, सही है। इसलिए स्मॉल r इक्वल हो गया कितना, उधर चले जाएगा x1 अपॉन x2 माइनस 1 इंटू RB।
ये हुआ फॉर्मूला, ये फॉर्मूला पोटेंशियोमीटर का इंटरनेशन निकालने का फॉर्मूला हो गया। देख रहे हैं क्या नापेंगे और क्या नाप क्या हमने नापा, क्या एक की डाल के पहले x1 नापेंगे, दोनों की डाल के x2 नापेंगे, तो x1 x2 नाप दिए। r भी तो हम यहाँ निकाले होंगे, नोन होगा हमको, इससे हमारा r निकल जाएगा। फिर वही बात, कोई कह दे कि हम r भी बढ़ा दें तो क्या होगा, क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कहा कि व्हाट विल हैपन इफ वी इंक्रीज rb, या an additional key is also क्या withdrawn from the resistance box, then what will happen, what will happen to x1 x2 and small r, क्या बोलोगे, कौन घटेगा कौन बढ़ेगा बताओ। r भी बढ़ाने से r घटेगा कि बढ़ेगा कि नहीं, नहीं, क्यों, बाहरी रेजिस्टेंस की वजह से हमारे सेल से क्या मतलब, बाहरी कुछ जो हटाया हो तो हमारा सेल तो केमिकल सेल है हमारी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आरबी से तो आर चेंज नहीं होगा, तो आरबी चेंज होगा, इसमें कुछ चेंज होंगे तभी तो होगा, कौन चेंज होगा। तो मैं कहना चाहता हूं, देखो तो आपको ये ठीक लग रहा है क्या, x1 कांस्टेंट होगा, x1 नहीं बदलेगा, बोले क्यों, देखिए सेल का एमएफ कांस्टेंट है, वी नॉट कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, x1 ही बदलेगा, सिर्फ क्या बदलेगा x2, आर भी बढ़ाओगे तो x2 में ऐसा चेंज आएगा कि ये xr विल रिमेन सेम, इसको कोई पूछे आर भी बढ़ाओगे तो x2 घटेगा कि बढ़ेगा बताओ, तो क्या करोगे बालक, आर बी तुम बढ़ा रहे हो और ये नहीं, आर जो है चेंज नहीं करना है, तो क्या होना चाहिए, तो आर ये वैल्यू घटनी चाहिए, ये घटने के लिए क्या होना होगा, ये घटने के लिए यही घटना चाहिए, नहीं ये घटने के लिए क्या होना चाहिए, ये x2 को बढ़ना चाहिए, प्रोपोर्शनल नहीं होगा, वो नीचे ऊपर है माइनस है, बट हाँ बढ़ने से बढ़ेगा, ये बात समझ में है ना। तो इस तरह से ही चीज़ें चेंज होंगी। ये हुआ आपका पोटेंशियोमीटर, सेल का ईएमएफ निकालना, कंपैरिजन तो कोई खास बात नहीं था, इंटरनल से निकालना ये खास बात है, ऐसा करना होगा, ठीक है। इस पे क्वेश्चन लिखिए, ये 2018 मेंस का क्वेश्चन है, 2018 का है। लिखा जाए कि नल पॉइंट ऑफ लेंथ 52 सेंटीमीटर, null point of length 52 centimeter is obtained if only cell is used, हम थोड़ा इसको पूरा लैंग्वेज को शॉर्टकट लिख पा रहे हैं समझने के लिए, बस only cell is used, ठीक। फिर लिखा है कि if the cell is shunted बात हुआ था, ऐसे पैरेलल लगा था, एक्चुअली दिस इज ये shunted ही तो हुआ, सेल के पैरेलल में एक और पाथ लगा, दिस इज कॉल्ड शंटिंग, है ना, SHUNTED, सेल इज shunted by a 5 ohm resistor, shunted by a 5 ohm resistor, then the null point length is obtained at, null point length becomes 40 centimeter, null point length becomes 40 centimeter. Find the internal resistance of the cell. Find the internal resistance of the cell. अब तो कुछ रही नहीं गया, अब तो ये फार्मूला आप लगा देंगे, बट फार्मूला याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भी आप मेथड्स याद रखना कैसे कैसे किए थे, तब तो इक्वेशन कोई दम ही नहीं रह गया। आप हम ये 52 दिए, ये 40 दिया, ये 5 दिए, इसमें कोई बात ही नहीं, कर ही लेंगे आप। आंसर बताइए कितना आया।
आंसर कितना आया? 1.5 ओम। कितना? 1.5 ओम या कितना? मैं भी कर दूं क्या? 52/40 माइनस 1 इंटू 5, तो ये कितना हो गया बालक? ये इतना आ गया 1 कितना 3 माइनस 1 इंटू 5 दैट इज 1.5 ओम। सही। तो पोटेंशियोमीटर, इस पे आप अगेन जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाले असाइनमेंट है उसमें इस पर क्वेश्चंस है, सॉल्व कीजिएगा, डाउट डिस्कस होगा तो और क्लियर होगा। बात इससे कोई बाहर की बात नहीं होती। ओके, ये हमारा पूरा वो पार्ट कंप्लीट हो गया, सारे इंस्ट्रूमेंट वाले पार्ट कंप्लीट हो गए, सारा इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ गए। क्या क्या पढ़े हम लोग? बल्ब पढ़े, हीटर पढ़े, हीटिंग कॉइल्स पढ़े मतलब, और गैल्वेनोमीटर पढ़े, गैल्वेनोमीटर का 2 यूज, अमीटर और वोल्टमीटर पढ़े। फिर क्या पढ़े? व्हिटस्टोन ब्रिज पढ़े, जिसमें हम लोगों ने मीटर ब्रिज पढ़ा, और मीटर ब्रिज के अलावा एक और इंस्ट्रूमेंट पढ़ा हम लोग, पोटेंशियोमीटर। ये सारे इंस्ट्रूमेंट थे जो हम लोग सिलेबस में भी है और सबके सिलेबस में, स्कूल, मेंस, एडवांस, सब में। ठीक है। अब आगे जो इस टॉपिक है इस चैप्टर में, वो आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं है, सिर्फ जेई मेंस, जेई एडवांस सब में है, वहाँ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ के लिए पढ़ने जा रहे हैं। तो देखा जाए यहाँ के लिए कैसे क्या करना होगा, क्या करना है। लास्ट टॉपिक है, क्या नया चीज क्या इसमें है? देखिए हम हेडिंग लिखते हैं तो बताइए क्या है। चार्जिंग, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स। ये देखिए, जब किसी कैपेसिटर को किसी सेल के साथ जोड़ देते हैं तो वायर से ही तो जोड़ेंगे, जैसा तुरंत जोड़ते ही उसमें करंट, उसमें चार्ज नहीं आ जाता, जोड़ने और चार्ज आने में टाइम लगता, वक्त लगता है। तो किसी कैपेसिटर में कितने देर में कितना चार्ज आया, टाइम के साथ फंक्शन ऑफ चार्ज, इसकी पढ़ाई चार्जिंग डिस्चार्ज। ठीक, कहीं कहीं इसको ऐसे लिखे रहेंगे आरसी सर्किट, आरसी सर्किट, आर और सी का। चलिए हम करते हैं। देखिए, एक ये कैपेसिटर हुआ जिसको हम एक सेल से जोड़ने जा रहे हैं, और ऐसा आर बना दिए हैं, ये आर बनाए, ये सी बनाए, और ये एमएफ है, ये स्विच एस हो गया। आर क्या बनाया है? तो आर बनाया है कि इस सर्किट में यहां से यहां तक जितने वायर यूज हुए हैं तो सब सीरीज में ही ना, करंट चलेगी तो सीरीज में ही चलेगी, तो सभी वायर का जितना भी रेजिस्टेंस होगा सबको एक जगह आर बना दिए है। तो हमको बताना है कि टाइम टी पर किस पे कितना चार्ज आएगा। ठीक है, चलिए लिखा जाए कि इनिशियली that is at t equal to क्या 0, switch S is closed। हम लोग t जब ये स्विच ऑन किए, क्लोज मतलब ऑन करना, यहाँ पर क्लोज किए तो वो समय t इक्वल 0 हो रहा था, और इस पे कोई चार्ज, इनिशियली तो अनचार्ज था, कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज था, 0 चार्ज। ठीक है, और धीरे उस पर चार्ज आना चालू, धीरे धीरे क्यों? ड्रिफ्ट करंट चलेगा ना, ड्रिफ्ट करंट बहुत स्लो चलता है ना बालक, चलना चालू। तो मान लो कभी टाइम टी पर चार्ज यहाँ पर क्यू आ गया, यहाँ पर माइनस क्यू आ गया, कैसे? प्लस क्यू माइनस क्यू, या कह सकते हैं इसमें से उठ के इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, चाहे प्लस, ऐसा कह सकते हैं। आपको कैपेसिटर चैप्टर में बात पढ़ाया गया है कि चार्ज कैसे कहाँ आता है, और कितना आएगा ये पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर। तो चार्ज आना है, अभी और चार्ज आना है, अभी फाइनल चार्ज नहीं आया है, अभी चार्ज चल रहा है, इसमें करंट ऐसे बह रही है, आई नहीं, ऐसे करंट इधर से बह के करंट इधर जा रही है, चार्जिंग हो रहा है। देखते हैं कब कितना चार्ज आता है। किसी ये एट एनी टाइम टी, एट
एनी टाइम टी का ये डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। अब हम लोग इसमें किरचॉफ रूल से घूम लेते हैं ऐसा। तो यहाँ से चलना चालू कर रहे हैं, यहाँ से आगे बोलिए क्या फॉर्मूला, क्या कन्वेंशन लिखाएगा यहाँ से तो माइनस क्यू बाई सी, सही बात, माइनस क्यू बाई सी, लूप रूल चल रहा है बालक, माइनस आई आर सेल क्लोज्ड प्लस ई इक्वल टू 0, सही है। ओके, अब आई आर एक साइड किया जाए, सो आई आर इक्वल कितना हो गया, आई आर इक्वल ई माइनस क्यू बाई सी, सही चल रहा है। इसको थोड़ा ऐसा कर लेते हैं, ई सी माइनस क्यू बाई सी कर लिए, सो आई इक्वल कितना हो गया, ई सी माइनस क्यू अपॉन आर सी, ठीक है। और आई हम जानते हैं होता है डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी हो गया ई सी माइनस क्यू अपॉन आर सी। अब Q को एक तरफ और T को एक तरफ इंटीग्रेट करेंगे, सो डी क्यू अपॉन ई सी माइनस क्यू इज इक्वल टू हो गया डी टी अपॉन आर सी। इसको इंटीग्रेट किया जाए, क्या जीरो टाइम पर यहाँ कोई चार्ज नहीं था, टाइम t पर कितना चार्ज आएगा हम लोग को बताना है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग होता है, लॉग ई सी माइनस क्यू, और यहाँ पर इसको हमने क्यू मान के लॉग लिख दिया, इसको डिफरेंशिएट करके डिवाइड भी करना होगा, दैट इज यहाँ क्या आ जाएगा -1। सबको जानना है, ये इंटीग्रल dx अपान a प्लस बी एक्स इक्वल क्या होगा, ln a प्लस बी एक्स अपान बी, ये जानना है। x के साथ वाला यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, इतना हो गया, लिमिट इसका 0 से q इस इक्वल इधर हो गया 1 अपान आर सी बाहर आ गया, dt का t सीधे ले लेते हैं समझने के लिए, dt का t तो होगा t माइनस 0 t होगा, और इसमें लिमिट माइनस को इधर ले आते हैं और लिमिट पुट करते हैं, तो हो गया ln ई सी माइनस क्यू माइनस ln अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ई सी इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू 0 हो गया, बोले माइनस टी बाई आर सी, ln m माइनस ln n log m माइनस log n इज log m बाई n, तो हो गया ln ई सी माइनस क्यू अपान ई सी इज इक्वल टू माइनस टी अपान आर सी। अब लॉग हटाते हैं तो क्या होता है, लॉग हटाएंगे तो उस साइड में एक्सपोनेंशियल चल जाएगा, तो हो जाएगा ये देखो यहाँ डिवाइड 1 में कर लिए 1 माइनस क्यू अपान ई सी, ठीक है ना, ये बात लॉग उधर चले गया है, एक्सपोनेंशियल में आ गया टी अपान आर सी, ठीक है। अब इसे उधर साइड किया जाए, दैट इज क्यू अपान ई सी इक्वल टू 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई आर सी, सो क्यू इक्वल हो गया ई सी 1 माइनस ई पावर टी बाई आर सी, ये फॉर्मूला हो गया। मैं जरा इसको फिर से लिख देना चाहता हूँ, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई पावर टी बाई टॉ, ये सब क्या लिखा, यहाँ तक तो ठीक ही लगा, ये सब तो प्रूफ लिखा है यहाँ तक, इसको जरा सा लिख रहे हैं कौन चीज क्या लिखे हैं हमने यहाँ पर, यहाँ कौन चीज क्या लिखा है, किसको क्यू नॉट किसको क्या लिख दिया है, तो ई सी, पहले टॉ देखो बालक, ई पावर टी बाई टॉ, आप जानते हो कि कोई भी चीज का पावर जब लिखते हैं तो पावर इज ऑलवेज यूनिटलेस, पावर में कभी यूनिट नहीं, पावर का यूनिट नहीं होता, जब पावर में यूनिट नहीं होगा तो ऊपर का यूनिट टाइम का है तो नीचे वाला भी टाइम का होगा, यानी R इंटू सी का यूनिट क्या होगा, हाथ से सेकेंड, R मतलब ओम, C मतलब फैरड, तो ओम इंटू फैरड इज सेकेंड, टाइम का यूनिट आएगा, ये भी बहुत अच्छा है ध्यान रखना है, सो ये टाइम आएगा, इसीलिए इसको एक
टॉ नाम रख दिया गया, आर सी कॉन्स्टेंट भी हो, आर और सी तो कॉन्स्टेंट है, सो इसको एक नया नाम रख दिया टॉ, उसको बोलेंगे हम लोग टाइम कांस्टेंट। सो वेयर क्या क्या, और ईसी क्या है, ईसी क्या है याद है, सी में जब ई जोड़ते तो कहते चार्ज कितना आ जाएगा, सी ई, वही इसी यहां भी आया है। लेकिन ध्यान दो बालक, ये Q इक्वल सी कब होगा, जब ये वैल्यू 0 होगा। देखो ये वैल्यू 0 हो जाएगा तो Q इक्वल इसी हो जाएगा। आप, मैं फिर से बोल रहा हूँ, याद है ना, आप जब कैपेसिटर चैप्टर में पढ़े तो आपको जो कहा सी में एक सेल ई जोड़ दिया तो चार्ज बताओ तो क्या करें, सी इंटू ई, कहते थे सी पर ई लगाया तो सी चार्ज होगा। बट जो सी चार्ज था, ठीक है सी चार्ज है, लेकिन वो तुरंत नहीं होता चार्ज, उस सी चार्ज को आने में इन्फिनाइट का वक्त लगता है। देखो कैसे, जब t इन्फिनाइट होगा e पावर माइनस इन्फिनाइट हो जाएगा, e पावर माइनस ई एक से अधिक चीज है, e पावर माइनस इन्फिनाइट आएगा, e पावर माइनस इन्फिनाइट इज कितना, माइनस e पावर माइनस इन्फिनाइट है तो कितना 0 हो जाएगा, बिकॉज e पावर माइनस इन्फिनाइट इज 1 अपॉन e पावर इन्फिनाइट, 1 अपॉन इन्फिनाइट इज 0। इन्फिनाइट टाइम पर ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, तब चार्ज कितना होगा, Ce होगा। इसलिए मैं लिखना चाहता हूं Q नॉट इक्वल टू जो Ce लिख रहे हैं ये क्या है, लिखता है स्टेडी स्टेट चार्ज, T टेंडिंग टू क्या, इन्फिनाइट, या कहीं कहीं लिखा रहेगा मैक्सिमम चार्ज, ये भी तो अच्छी बात है, मैक्सिमम चार्ज Q नॉट इज C कब का, स्टेडी स्टेट चार्ज मतलब बालक इन्फिनाइट टाइम पर, इन्फिनाइट टाइम पर अब चार्ज का आना बंद हो जाएगा, जितना चार्ज आना था आ चुका है, वो मैक्सिमम चार्ज वो है Ce, उसको हम Q नॉट लिख दिए। और टॉ इक्वल टू कितना हुआ, आर सी, आर इंटू सी, इसको हम लोग बोला करेंगे क्या, टाइम कांस्टेंट। तो आर सी को हम लोग टाइम कांस्टेंट कहेंगे, आर इंटू सी को टाइम कांस्टेंट कहा जाएगा। और ये फॉर्मूला हमारा यूज होगा से किसका, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का। देख रहे हैं आप, किसी कैपेसिटर को जब जोड़ते हैं किसी सेल के क्रॉस तो तुरंत से सी चार्ज नहीं आ जाता है, इस सी चार्ज आने में कितना इन्फिनाइट टाइम लग गया। अगर मैं इस चार्ज को प्लॉट करना चाहूं बालक, क्यूटी ग्राफ, क्यू समय को टाइम से प्लॉट करें तो क्या होगा, t0 पुट करिएगा यहाँ पर, t0 पर e पावर 0 एंड e पावर 0 इज क्या 1, समथिंग पावर 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, q इक्वल 0, मतलब t0 पे चार्ज क्या था 0, ये तो अच्छी बात है। और इन्फिनाइट एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, और इन्फिनाइट टाइम पर कितना हो जाएगा Q नॉट, कितना टाइम इन्फिनाइट टाइम पर, यानी इसका ऐसे ग्राफ बनेगा, ग्राफ बढ़ते बढ़ते जब इन्फिनाइट टाइम के बाद जाकर उसका ग्राफ कितना होगा, चार्ज कितना होगा, Q नॉट होगा। तो ये बात आपको कैपेसिटर पढ़ने में बार बार होती होगी, ये चार्ज जोड़ा तुरंत चार्ज नहीं आएगा, समय लगेगा, ये समय। अब जिस वक्त का आप निकालना चाहते हैं टाइम, जितने देर का वहां टी पुट करेंगे तो वहां का Q निकल सकता है, ठीक है। इस तरीके से हम ये जान सकते हैं कितना होता है। एक लास्ट बात इसमें, इसको फिनिश करते हैं हम लोग। एक लास्ट बात, एक टाइम कांस्टेंट में क्या होगा, एक टाइम कांस्टेंट में, तो एक टाइम कांस्टेंट मतलब t इक्वल 1 पुट कर दें, यहाँ पर t इक्वल टॉ पुट कर दें, एक टाइम कांस्टेंट के बाद चार्ज बताओ, ये क्वेश्चन हुआ, तो t की जगह टॉ पुट कर देते हैं, तो ये होगा e पावर माइनस 1, नहीं, सब लोग याद कर लीजिए 1 अपान ई की वैल्यू होता है 0.37, ये सब लोग याद रखना है, 1 अपान ई की वैल्यू होती है 0.37, तो बोलो वाला कितना आएगा, ये हो गया e पावर माइनस 1, 0.37 हो गया, तो 1 माइनस 0.37 37 नहीं तो हो गया 63, तो 1 माइनस 0.37 इज 0.63, so after 1 time
कांस्टेंट Q इज इक्वल टू 0.63 Q नॉट, 0.63 Q नॉट। रटने का तरीका, एक टाइम कांस्टेंट में कितना चार्ज आ जाता है 6.63, दैट इज कितना 63% चार्जिंग हो जाता है। कितने देर में? एक टाइम कांस्टेंट, किसी कैपेसिटर का एक टाइम कांस्टेंट में 63% चार्जिंग हो जाता है। ठीक है, और हालांकि ये तो याद करने के लिए, डाटा याद करने के लिए है, बाकी तो हम जब चाहें तब का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग इस पे कुछ चार्जिंग पढ़ ली, डिस्चार्जिंग पढ़ेंगे, इस पे क्वेश्चन अगले, तो जस्ट रिजल्ट हमने प्रूव की, इस पे हम लोग क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। ठीक है, थैंक यू।